हो गया आपका 55 माइनस अपोजिंग प्रेशर 45, आंसर कितना आ गया 10 mm of Hg. This is the net filtration pressure by which kidney will filter nearby 125 ml per minute fluid. So ये होता है आपका net filtration pressure. क्लियर? ये तीनों प्रेशर आए कुछ समझ में? ये प्रेशर समझ में आए कुछ? यस? ऊपर से अंदर कहां ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बोतल है, इसमें अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो ये बोतल क्या करेगी, जो भी सराउंडेड वाटर है उसको अपनी ओर पुल करेगी. दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब अपनी ओर पुल करना. अब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा किसमें है? इस ग्लोमेरुलर के अंदर. इसके पास ज्यादा है तो ये जहां भी वाटर होगा उसको क्या करेगा, अपनी ओर पुल करेगा, अपने पास होल्ड करके रखेगा, जाने नहीं देगा. सो इसलिए तो हमने एरो इधर लगाया, अंदर ये ब्लू वाला अंदर लगाया कि ये अपने ओर पुल करके रखेगा, यहां से नहीं ले जा रहा है, अपने पास के फ्लूइड को बाहर नहीं आने दे रहा, रोक रहा है. और जो मैंने दूसरा वाला ब्लैक एरो लगाया जो इसका था कौन सा ब्लू वाला सीएचपी वाला, ये इस कैप्सूल का है. जो कैप्सूल है वो अपने अंदर से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी बाहर भेजेगा. सो अपोज कर रहा है प्रेशर को. यस, मूव करें. ये तो लिखने के लिए है, उधर लिखा हुआ है. अरे लिखा हुआ है उधर पूरा, ये समझना था आपको, समझ गए? हाँ, लिखने के लिए पूरा इधर है. द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर ब्लड hydrostatic pressure या GBHP. It is the blood pressure in glomerular capillaries is about 55 mm of Hg which promote filtration. यानी ये promoting pressure है जो मैंने अभी बताया आपको. कौन सा है आपका? GBHP, glomerular blood hydrostatic pressure. अब कैप्सूल जो आपका ग्लोमेरुलस है उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो क्या करेगा, फ्लूइड को बाहर निकालेगा. ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लूइड को अपने पास रखेगा. बस इतना सा याद रखो. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज कीप द फ्लूइड एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑलवेज थ्रो द फ्लूइड, बाहर निकालता है. तो जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की आप बात करोगे तो ये फ्लूइड को बाहर भेजेगा विद द प्रेशर ऑफ 55 mm of Hg. बट जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो फ्लूइड को अपने पास रखेगा और वो है 30. तो अब इधर वाला 30 लगा रहा है, इधर वाला 55 लगा रहा है, तो पीछे जो डिफरेंस होगा उतना ही बाहर जाएगा, 30 से वहां पे अपोज हो जाएगा. दूसरा प्रेशर है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP. is the hydrostatic pressure exerted against the filtration membrane by fluid already in a capsular space and renal tubules. It is about 15 mm of Hg and oppose the filtration. ये क्या है? Opposing pressure है. And third one is blood colloidal osmotic pressure BCOP. It is due to the presence of plasma protein present in blood. It is about 30 mm of Hg and also oppose the pressure. Oppose pressure. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल सा मीनिंग याद रखोगे तो कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑलवेज जिस भी कंटेनर, जिस भी ऑर्गन, जिसमें भी है वो हमेशा वहां से फ्लूइड को बाहर निकालेगा, वो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब फ्लूइड को हमेशा अपने पास रखेगा या अपनी ओर पुल करेगा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब आप बस अपने हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करके देखो. इसके अंदर यहाँ पे दो चेंबर, दिस इज अपर चेंबर ग्लोमेरुलस एंड दिस इज लोअर चेंबर बोमन्स कैप्सूल. पहले हम इसकी बात करें तो इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो ये वाटर को क्या करेगा, अपनी ओर पुल करेगा. दिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर जो अंदर की तरफ है. एंड जब हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करेंगे तो ये प्रेशर को क्या करेगा, ऐसे वाटर को बाहर निकालेगा. सो ये आउटसाइड वाले एरो किसके हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के. बाहर वाले, अंदर वाले जो है इस तरह एरो किसके हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर. जब हम इस चेंबर में आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा प्रेशर है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. और ये क्या करेगा? बाहर निकालेगा. तो इट मींस फ्लूइड को ऊपर की तरफ भेजने वाले दो प्रेशर है, एक है कैप्सूल वाला प्रेशर, एक है ऑस्मोटिक प्रेशर. बाहर लाने के लिए सिर्फ एक प्रेशर है, वो है आपका ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. नेक्स्ट नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज जो हमने अभी बनाया था वही है सारा ये. तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन योर बॉडी और व्हाट इज द प्रेशर इन योर बॉडी एज अ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, आंसर शुड बी 10 mm of Hg. यस है. ये ये कहाँ होता है? इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी. ये हमेशा क्या करता है, अपनी ओर वाटर को पुल करता है. तो मतलब यहाँ पे है और वाटर को, वाटर इधर है, इधर से इधर आएंगे रो तो वो कौन सा होगा? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. लिख लिया है क्या? एबीजी पढ़ लेंगे, अभी आ जाएगा एबीजी भी. एबीजी भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे. चेंज ही संसार का नियम है. अंदर नंबर है, एक ये है, एक ये है, अलग अलग. ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आंसर होगा हाइड्रोस्टेटिक का प्रेशर है. इस वाले का 30, उसको भी माइनस कर दें. बोलो बोलो क्या हो गया? इसमें ब्लड है, ब्लड के अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा वो ऐसे 16 आपने लिखे, कौन सा ज्यादा फ्लूइड बाहर आ जाएगा, हो जाएगा, वो गलत होगा. दोनों को टोटल करो 45 55, ज्यादा इश्यू होगा नहीं, इसको माइनस भी करना है फिर. यस
एंड सेकंड वन इज, हाँ दूसरा पर्सन भी चाहिए होगा, एक ऑस्मोटिक के साथ एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी चाहिए, समझ लो। सो लाइक वन पर्सन इज एक्टिंग एज ऑस्मोटिक प्रेशर, अदर पर्सन इज एक्टिंग एज ए, आप दोनों को आमने सामने रहना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। पुश करना है दोनों को, एक दूसरे को हाथ लगा दो, ऐसे बताता हूं मैं नाउ, कोई नहीं, पकड़ो हाथ पकड़ो। हाँ, वन पर्सन इज एक्टिंग एज ए हाइड्रोस्टेटिक, बड़ा यही है, हाँ तो ये है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों अपने आप पे क्या करेंगे, पुश पावर लगाएंगे। इनके पास जो है वो है 45, सॉरी कितना है ऑस्मोटिक, हमारे पास 30 और इनके पास है 55। बीच में मैं थोड़ा सा लगाता हूं क्या, CHP वाला 15 वाला थोड़ा इधर और करता हूं। सो इधर से कितना है 45, उधर से कितना है 55, मींस विन तो यही होंगे बट डिफरेंस क्या रहेगा, ओनली 10 का, समझ रहे हैं। अब ये जब पुश करेंगे और इधर से पुश करेंगे तो जाएंगे किधर, इधर ही जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है, समझ रहे हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो बोलता है कि भाई मेरे को बाहर जाना है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेगा नहीं मुझे अंदर रहना है। बाहर जाने के लिए कितना है प्रेशर आपके पास 55, रोकने वाला कितना है 30, मतलब डिफरेंस कितना रहा यहाँ पे 30 और 55, यानी दोनों के बीच में 25। ये दोनों के, इसको बाद में बात करते हैं, इन दोनों में कितना डिफरेंस रहा 25 का, मींस बाहर जाने वाले के पास 25 mmHg का ज्यादा प्रेशर है। फिर कैप्सूल था, उसने बोला रुको भाई मेरे पास भी थोड़ा बहुत है जो मैं रोक सकता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, उसके पास कितना है 15, तो वो रोक रहा है क्योंकि वो बोलेगा मैं तो बाहर जाऊंगा, कैप्सूल से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाहर जाएगा, मतलब उधर से आने वाले को रोकने वाला प्रेशर, और उससे क्या होगा डिफरेंस कितना रह जाएगा आपका 10, थैंक यू, 10 mm ऑफ Hg। तो बस सिंपली याद रखो हाइड्रोस्टेटिक ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक बाहर जाएगा, ऑस्मोटिक अंदर लाएगा। अब किसमें है वो आपको इंप्लीमेंट करना है, चेंबर कौन सा है बस वो ध्यान रखना है। दो चेंबर बनाने यहाँ पे बस, जो मैंने अभी 2 बार बना दिया, एक ऊपर वाला, एक ये है ऊपर और ये है नीचे, ये तो है कैप्सूल और ये है आपका ग्लोमेरुलस, दोनों में कंडीशन सेम रहेगी। अगर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो बोलेगा मैं अंदर ही रहूंगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलेगा मुझे तो अंदर ही रहना है। लेकिन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या बोलेगा, मुझे बाहर जाना है। यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो क्या बोलेगा, मुझे अंदर ही रहना है। लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है तो वो क्या बोलेगा, मुझे बाहर जाना है। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है हाइड्रोस्टेटिक, तो ये बाहर जाएगा इधर से, ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी इधर से ऐसे जाएगा, तो ये दोनों तो मिल गए साथ में। और बाहर आने वाला किस कौन सा प्रेशर है, ओनली हाइड्रोस्टेटिक, वो 55 है और ये 45 है, डिफरेंस कितना है ओनली 10 का। नेक्स्ट, सो फर्स्ट पार्ट नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो कंप्लीट यहाँ पे। सेकंड है वो आपका फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स, इट इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द परमिएबिलिटी ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी का मतलब होता है पोरेंस। Filtration coefficient is depend on two things. One is permeability, which is known as porous, and second one is surface area, total surface area of filtration membrane. So if this permeability is more and surface area is also high, then your filtration coefficient will also very high. And if these two things are low, then filtration coefficient will also low. यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला जा सकता है कि व्हाट इज द फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ दिस पर्सन, उसकी वैल्यूज आपको लिखी हुई होगी। सो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू glomerular filtration rate GFR divided by net filtration pressure NFP. This is the formula, glomerular filtration rate which is divided by net filtration pressure. What is normal GFR? 125 ml per minute and net filtration pressure is 10 mm of Hg अभी निकाला था। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 12.5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5 ml per mm of Hg. This is the filtration coefficient. So एग्जाम में कभी कभी आपको ये दिया हुआ हो सकता है कि एक पर्सन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतना है, उसका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या फिर BCOP ये सारे दे दिए, बोला उसका फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट कितना होगा, तो निकालना बहुत इजी है, तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, GFR को डिवाइड कर दो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और वो हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आफ्टर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। सेकंड पार्ट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सो हमने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखा था कि आउट ऑफ टोटल फिल्ट्रेट 99% इज रीअब्सॉर्ब। सो वही हमें पढ़ना है कि ये रीअब्सॉर्ब कैसे होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करते हैं। स्टार्ट करें। रेनल ट्यूबल्स एपिथेलियम सेल्स मोस्ट बाय द PCT और प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोइट ट्यूबल। चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं पहले फिर लिखेंगे बाद में। फर्स्ट यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारा नेफ्रॉन। सो जब हम फिल्ट्रेशन जो बात कर रहे थे, GFR जो हमने भी बात किया, थ्रू दैट फिल्ट्रेशन, चलो स्टार्ट ऑफ फिल्ट्रेट
स्टार्ट करें। द रीअब्सॉर्ब थ्रू रेनल ट्यूब्यूल्स एपिथेलियम सेल्स मोस्ट बाय द, यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारा, थ्रू दैट फिल्ट्रेशन मल्टीपल थिंग्स जो है यहाँ पे फिल्टर होगी, और यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आएगा, व्हाटएवर फिल्ट्रेट जो भी रीच होगा, इन दैट फिल्ट्रेट वी हैव मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीजें होगी यहाँ पे। सो यहाँ पे मेजर कंपोनेंट इज वाटर H2O, उसके साथ साथ में सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट एंड मेनी मोर जो सब्सटेंसेस जो आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस जो आपको मिलेंगे। ये सारे किसमें आ गए यहाँ पे? फिल्ट्रेशन के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू ये सारे सब्सटेंस रेनल कैप्सूल में आ गए और यहाँ से आप ट्यूब्स में आगे की तरफ मूव करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूबल्स, एंड यहाँ पे इसकी है रेनल एपिथेलियम। इसकी है, मैं एक सेल बना रहा हूँ, सिंगल सेल जो लार्ज करके बड़ी करके बना रहा हूँ मैं इसकी एक सिंगल सेल को। दिस इज द वन सिंगल सेल बनाया मैंने, बहुत सारी होती है पर हमने एक बड़ी सेल बना दी इसकी। इट इज द रेनल एपिथेलियम जो रेनल ट्यूबल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की हम बात, और यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है याद रखनी है। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से लेके यहाँ पे, ये जो रेनल ट्यूबल्स की पार्ट है इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? इसमें नहीं लिख रहा हूँ मैं नाम, इधर मुझे जगह चाहिए होगी। ये जो ऐसा चेंबर बनाई है, ये ल्यूमन वाला पार्ट है इधर, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ल्यूमन वाली मेम्ब्रेन। एंड ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से लेके ये, इसको हम बोलते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ऑल द ट्रांसपोर्टर जो मैं अभी बनाऊंगा प्रेजेंट ऑन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, एंड ऑल द चैनल्स, सोडियम पोटेशियम चैनल, लीगी चैनल, जो भी चैनल्स होते हैं दैट प्रेजेंट ऑन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी होगी आपकी? ल्यूमिनल, एंड ये वाली कौन सी है? बेसोलेटरल। क्लियर है? फर्स्ट थिंग, हियर वी हैव फ्यू ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ पे क्या होता है? कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टर का काम है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे लेके जाना। अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं। हियर वी हैव अ ट्रांसपोर्टर व्हिच हैविंग टू लिम्स, ऐसे दो लिम्ब होती है इसके पास। इन सारे ट्रांसपोर्टर के पास क्या है? दो दो लिम्ब। ये क्या करते हैं? इन दो लिम्ब पे दो सब्सटेंस को बाइंड करेंगे, मतलब ये डबल सवारी वाली गाड़ी है, दो गाड़ी दो बैठ जाएंगे, और फिर ये क्या करेंगे? यहाँ से अपने आप को रोटेट करेंगे ऐसे, और इन दोनों को कहाँ लेके जाएंगे? लाइक ये वाला जो है अगली बार में ऐसे हो जाएगा, दोनों ऐसे फ्लिप करेंगे, दोनों अंदर आ जाएंगे। समझ रहे? विद एनर्जी एटीपी के साथ में, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर है, एटीपी के साथ काम करेंगे। नाउ जब हम किसी भी ट्रांसपोर्टर की बात करें जो दो सब्सटेंसेस को एक साथ ट्रांसपोर्ट करता है, एनी ट्रांसपोर्टर इज ट्रांसपोर्टिंग टू सब्सटेंसेस टुगेदर, दैट इज नोन एज को ट्रांसपोर्टर। जैसे हम बोलते हैं को-वर्कर, ये मेरा को-वर्कर है, मेरे साथ काम करता है, यानी यहां भी क्या है? को ट्रांसपोर्टर, एक के साथ एक को लेके जाएगा, को ट्रांसपोर्टर। सो ये तीनों कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टर है? को ट्रांसपोर्टर। एंड इन को ट्रांसपोर्टर के ऊपर एक लिंब है, उसके ऊपर बाइंड हो जाएगा सोडियम। हर एक लिंब पे क्या बाइंड हो जाएगा? सोडियम, तीनों के ऊपर, और एक अभी खाली है, वेटिंग फॉर अदर्स। सोडियम जो होता है, सोडियम जैसा फ्रेंड जो है वो दुनिया में हो नहीं सकता कोई भी। ये कभी भी बेचारा अकेला नहीं रहता है, हमेशा किसी के साथ दगा नहीं करता है, धोखा नहीं देता है, हमेशा साथ रहता है और साथ लेके ही जाता है, बिना किसी साथ के ये कभी भी नहीं जाता। सो सबसे बड़ा दोस्त इसका वाटर। सो ये किसके साथ बाइंड हो जाएगा? वाटर के साथ। दूसरा क्लोराइड, अमाइनो एसिड, और भी हो सकते हैं ट्रांसपोर्टर, उसके साथ ग्लूकोज। सो ये सारे मॉलिक्यूल बाइंड हो गए इन लिंब पे, और अब ये क्या करेंगे? अपने आप को ऐसे फ्लिप करेंगे, तो उससे क्या होगा? सोडियम सेल के अंदर, वाटर भी सेल के अंदर, क्लोराइड भी सेल के, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, सारे के सारे क्या हो गए? यहाँ पे अब्सॉर्ब हो गए। क्लियर? नियर बाई 65% substances will be reabsorbed at the PCT part, proximal convoluted tubule। PCT part पे कितना absorption होगा? 65%। and one more thing, glucose is reabsorbed here 100%। क्वेश्चन आ सकता है आगे, तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सिर्फ पीसीटी पार्ट पे होता है, उसके आगे नहीं होता है। अगर यहां से आगे चला गया तो फिर वो यूरिन में बाहर जाएगा, ग्लाइकोसूरिया होगा। 100% रीअब्सॉर्ब एट द पीसीटी पार्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। क्लियर यहां तक? सो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास वाटर का हो गया, सोडियम का हो गया, पोटेशियम इज नॉट इंपोर्टेंट, पोटेशियम तो एब्जॉर्ब करना नहीं होता है वैसे भी, वो हम आगे बताऊंगा मैं। क्लोराइड का हो गया, ग्लूकोज का हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, पीछे कौन बच गया? बाइकार्बोनेट। द बाइकार्बोनेट इज हैविंग वेरी डेंजरस प्रॉब्लम, इसके बेचारे के पास बहुत ही प्रॉब्लम है। देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर अवेलेबल फॉर बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के पास कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर नहीं होता। देन बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? सो बाइकार्बोनेट इज एब्जॉर्ब बाय इनडायरेक्ट वे और पाथवे। कैसे होगा वो समझते हैं यहाँ पे। तो बात करें इसकी बाइकार्बोनेट की, यहाँ तक क्लियर? ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? को ट्रांसपोर्टर। लाइक सोडियम वाटर को ट्रांसपोर्टर, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सारे के सारे क्या हो गए यहाँ पे? रीअब्सॉर्ब हो गए। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑन दिस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, ये तो है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, जहां मैंने बोला था ट्रांसपोर्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन ल्यूमिनल वेसल्स, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, सॉरी नॉट वेसल्स बट द चैनल्स। चैनल जानते हो? हियर वी हैव सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम एटीफेजेस जो आपने सुने होंगे पहले, सोडियम पोटेशियम एटीफेजेस। इनका काम होता है, ये क्या करेंगे? यहाँ से दो सोडियम को बाहर लेके जाएंगे और ब्लड में मिक्स करा देंगे, और उसके बदले में सेल को क्या दे देंगे? 3 पोटेशियम दे देंगे। 3 पोटेशियम, दो सोडियम बाहर, 3 पोटेशियम सेल के अंदर।
ऐसे ही आपके क्लोराइड के चैनल होते हैं यहाँ पे, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, क्लोराइड ब्लड में चला जाएगा। ऐसे ग्लूकोज के चैनल है, ऐसे आपके अमीनो एसिड के हैं, और वाटर तो कहीं से भी जा सकता है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, वाटर परमेबल होता है, वो कहीं से भी किधर से भी कहीं भी जा सकता है, वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस इधर उधर मूव करता रहेगा। बच क्या गया हमारे पास, क्या बच गया, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का क्या होगा, कैसे होगा वो देखो। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ बनाता हूँ, अलग से बनाता हूँ। यही सेल तो यही है, मैं इसको अलग बना के दिखा रहा हूँ, इसमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा ये। जैसे इस सेल को मैंने दो पार्ट कर दिया, ये वाली और इस बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन यहीं पे हो रहा है, पर मैं इसको अलग से यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ताकि ये मिक्स नहीं होगा। बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड ड्रग आपने सुनी होगी, उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, यहाँ पे होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा वो क्या होगा। देखिए ये जो सेल है, इस सेल के पास वाटर आया था, अभी वाटर है, मेटाबॉलिज्म होगा, उससे CO2 बनेगा, CO2 डिफ्यूजन से भी आ सकता है, CO2 हर सेल के पास होता है। यहाँ पे क्या है, H2O, I should use different color, so I will use this one, H2O वाटर प्लस कौन है, CO2। ये सेल क्या कराएगी, इन H2O और CO2 दोनों को एक रिएक्शन कराएगी, और रिएक्शन करा के क्या बनवा देगी, H2CO3 substance। This H2CO3 is the कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। जब भी ऐसा कोई केमिस्ट्री रिएक्शन होता है तो हमें हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कोई भी रिएक्शन करना तो क्या चाहिए, एंजाइम। विदाउट एंजाइम कभी भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज एन एंजाइम व्हिच इज वर्क हियर, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज CA। It is an enzyme which is known as CA. This is carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. Name of the enzyme is carbonic anhydrase. In the presence of carbonic anhydrase, the water and carbon dioxide form the carbonic acid. Next, this bicarbonate, carbonic acid, further in the presence of again carbonic acid, यहाँ पे फिर कौन सा एंजाइम आएगा, कार्बोनिक एसिड। केमिस्ट्री की रिएक्शंस दोनों टाइप चल सकती है, इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है, एरो दोनों तरफ लगाते हैं हम। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, नाउ दिस H2CO3 डिवाइड और ब्रेक इनटू टू मॉलिक्यूल, वन इज HCO3 माइनस CO3, यहाँ हो गया, एक H यहाँ से आ गया, पीछे क्या बच गया, H, वो H आ जाएगा यहाँ पे, H प्लस हो गया, H2CO3 H प्लस एंड HCO3 माइनस। ये रिएक्शन भी किसने करवाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट में कौन होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, हर एक जगह पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर। नाउ bicarbonate channel will be present on the basolateral membrane, so through this channel the bicarbonate will be transported to the cell। आपकी ब्लड के पास सेल से कहां चला गया, ब्लड में चला गया, बट ये तो सेल के अंदर हो रहा है भाई, हमारा बाइकार्बोनेट तो अभी भी इधर वेट कर रहा है बेचारा, इसका क्या होगा, तो इसका भी कुछ करते हैं। देखो अगेन हियर ऑन द luminal site we have one more type of transporter, but this is a different type of transporter, it is not the co-transporter, it is a different type of transporter। ये ट्रांसपोर्टर जो है ये कहता है कि आप दोनों में एक्सचेंज करने वाला ट्रांसपोर्टर है, एक दोन एक लो, एक्सचेंज करना, ये लो ये दो होता है, दुकानदार पैसे लेता है आपको मटेरियल देता है, ये भी ऐसा ही टाइप का ट्रांसपोर्टर है। इट विल गिव वन एंड इट विल टेक रिप्लेस देम वन मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, एक साइड पे इस पे कौन बाइंड होगा, H प्लस, ये जो H प्लस है यहाँ बाइंड हो गया, एंड इन अदर साइड इट विल बाइंड द सोडियम। तो मतलब हर जगह साथ कौन देगा, सोडियम, चाहे भले बदले में जाना है तो भी सोडियम बेचारा हेल्प कर रहा है। अब ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, अपने आप को इस तरह से घुमाता है, तो सोडियम कहाँ जाएगा, सेल के अंदर, और बाइकार्बोनेट कहाँ जाएगा, सेल से बाहर, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉन एज काउंटर ट्रांसपोर्टर। इस टाइप के ट्रांसपोर्टर को हम क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्टर। काउंटर ट्रांसपोर्टर यानी एक लेना एक देना, दैट इज काउंटर ट्रांसपोर्टर। सो ये काउंटर ट्रांसपोर्टर ने क्या किया, इधर क्या दे दिया, H प्लस, और यहाँ से क्या ले लिया, सोडियम। इट मींस अगर मैं अगली इक्वेशंस बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, इधर ये हटा दें, इनकी जरूरत नहीं हमें। सो यहाँ पे कौन आ गया, H प्लस, और इधर कौन आ गया, सोडियम। क्लियर। नाउ दिस बाइकार्बोनेट व्हिच इज मूविंग हियर, ये मूव करके आएगा नीचे, एंड दिस इज द H प्लस आयन, दे विल बोथ रिएक्ट विद ईच अदर। ये दोनों, यहाँ भी कौन एंजाइम है, CA कार्बोनिक एनहाइड्रेस। H प्लस साइन जो यहां से बाहर आया था और ये जो बाइकार्बोनेट ऊपर से आ रहा है, दोनों मिक्स हो जाएंगे और एक दूसरे से मिलकर क्या बना देंगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट, फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, these two will break in H2O plus CO2, and now this H2O will be absorbed, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, through the cell, transcellular, paracellular, and this CO2 will be absorbed as the डिफ्यूजन। और यही H2O CO2 यहाँ एब्जॉर्ब होकर यहाँ आ गए और ये दोनों ये बनाएंगे, बाइकार्बोनेट इधर चला जाएगा, ये H प्लस यहाँ पे, इस तरह से साइकिल होता है, एंड इससे आपका बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन और इनडायरेक्ट पाथवे, हाउ द बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्ब, इट इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब, इट इज इनडायरेक्टली। क्लियर। तो यहाँ के बाइकार्बोनेट को हमने कहां पहुंचा दिया, सेल से सीधा ब्लड में, और एब्जॉर्प्शन करा दिया पूरा पाथवे है, कहां पे, बाहर, यहाँ पे थ्रू दिस काउंटर ट्रांसपोर्टर H प्लस साइन कहां पहुंच गया, ल्यूमन में। सो दिस H प्लस साइन जो यहाँ पहुंचा, ये H प्लस साइन प्लस जो फिल्टर्ड होकर ऊपर से कौन आया, बाइकार्बोनेट, ये दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ carbonic acid they will form H2CO3 carbonic acid। Now again in the presence of carbonic acid, H2CO3 will break into H2O plus
CO2. This will be reabsorbed through the transcellular route or paracellular route between two cell, paracellular transcellular through the cell, and with the help of sodium, and the CO2 will be absorbed as a diffusion. और ये दोनों वापस सेल के अंदर जाएंगे यहाँ से, ये दोनों ल्यूमन से कहां गए, सेल के अंदर, और फिर ये रिएक्शन करेंगे यहाँ से बाइकार्बोनेट इधर, और ये जो H+ साइन बना ये वापस यहाँ जाएगा, फिर इधर से आएगा, ऐसे ये घूमता रहेगा. क्लियर? सो दिस इज द पीसीटी वाला पार्ट जहां पे आपका सारा रीअब्जॉर्प्शन होता है. तो ये पार्ट कौन सा पढ़ा हमने अभी? पीसीटी. क्लियर? कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे? 65. यहां से आगे कितना जाएगा? 35%. चलो आगे का पार्ट चले, हटा दें इसको, है बनाना है. वो करे? यस. नहीं करे? रटने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, ना मैं रट सकता हूं ना आप रट सकते हो, और रटोगे तो कुछ पता चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा. ये तो अभी 4 ही आयन लिखे, अभी लास्ट तक पहुंचोगे तब तक कम से कम 100 हो जाएंगे, तो रटने में कुछ होगा नहीं. यस. तो इसीलिए सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, हर एक पॉइंट के पीछे उसी को समझना है. तो जो भी एब्जॉर्प्शन है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, और एब्जॉर्प्शन के लिए आपने देखा सोडियम का एब्जॉर्प्शन सीधा डायरेक्टली ट्रांसपोर्टर से हो रहा है, क्लोराइड का ट्रांसपोर्टर से हो रहा है, सबका ट्रांसपोर्टर से हो रहा है, वो तो कोई इशू है ही नहीं वहाँ पे. याद रखना है सारे को ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्जॉर्ब हो गए. एक अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो है वो दोनों 100%, अमाइनो एसिड भी 99 होता है, पर ग्लूकोज का कितना हो जाता है? 100% एब्जॉर्प्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ को ट्रांसपोर्टर. बच कौन गया? एक बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस. सो ल्यूमन का रिएक्शन और आपका सेल का रिएक्शन, और ये साइकिल इस तरह से H+ आयन का चलता रहेगा, और ये एब्जॉर्प्शन आपका कंटिन्यू होता रहेगा. चले आगे. नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा यहाँ पे, ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले. आगे आएगा, बना रहे हो क्या? जल्दी बनाओ. रेनल फिजियोलॉजी आज ही कंप्लीट करना है. क्या हुआ? हम्म. बचा कौन सा? 65 एब्जॉर्ब हो गया, पीछे कितना बचा? 35. आगे जाएगा वो, हम आगे बढ़ते हैं कैसे एब्जॉर्ब होगा. है ये अलग नहीं, मतलब ये वाली से ये बनाया, ये वाला है वो यही है. सो ये वाला जो मेम्ब्रेन है इधर वाला, जो ये ल्यूमन होता है, रेनल ट्यूब्यूल्स वाला ल्यूमन, तो ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, और ये वाली जो है वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, ये पूरी. यस. हम्म. क्या बताओ? प्रेशर. चलो वापस बताते हैं. देखो यहाँ पे दो चेंबर है आपके पास, एक चेंबर ये ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है. हमने दो प्रेशर पढ़े, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एक आपका ऑस्मोटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब ये जो चेंबर है इसमें से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाटर को कहाँ लेके जाएगा? बाहर. तो ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो वाटर को कहाँ लेके जाएगा? बाहर. ठीक है, इसका प्रेशर है 55, मींस वाटर विद द प्रेशर ऑफ 55 आउट होगा. दूसरा है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाटर को अपनी ओर पुल करेगा. यहाँ ये है 30, सो ये 30 के प्रेशर से तो पुल कर रहा है, और 55 से बाहर आ रहा है, मतलब डिफरेंस कितना है आपका? 25. ये चेंबर जो है इधर वाला, इसमें भी प्रेशर है फ्लूइड का, और ये होता है 15. ये चेंबर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाटर को क्या करेगा? यहाँ से बाहर भेजेगा. तो जो 25 से आउट हो रहा था उसमें से 15 का वापस भेज रहा है, पीछे कितना बचेगा? 10. तो वही हमने निकाला यहाँ पे. सो सिंपल सा याद रखना है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब बाहर निकालने वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पुल करने वाला. तो पुल करने वाला तो एक ही है यहाँ पे, बाहर निकालने वाला इस कैप्सूल का बाहर ऐसे जाएगा, उस कैप्सूल का बाहर ऐसे आएगा. हो गया. मूव करें आगे. नेक्स्ट. सो नाउ वी हैव 35% एज अ फिल्ट्रेट रिमेनिंग. 65% एब्जॉर्ब हो गया आपका. टिल दिस पार्ट, यहाँ तक जो हाफ नेफ्रॉन है, यहाँ तक जो था वाटर परमिएबल पार्ट था जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज वाटर इम्परमिएबल, मींस वाटर कैन नॉट डायरेक्टली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. If you require to absorb the water, you need some special type of enzyme or some hormones like aldosterone and ADH. Without them, you cannot reabsorb the water. इस पार्ट से आगे इसका reabsorption वाटर का डायरेक्टली नहीं होगा. सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो दिस इज द लूप ऑफ हेनले, एंड यहाँ पे आपका थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले. एट दिस पार्ट वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर, एंड this transporter is situated here. This is the thick ascending loop of Henle. नाम क्या है? thick ascending loop of Henle. and यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टर. This transporter is known as sodium potassium 2 chloride
को ट्रांसपोर्टर, ये तीनों को एक साथ रीअब्सॉर्ब कराता है। नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इट मींस one sodium from this lumen bind here, one potassium bind here and 2 chloride bind here, and then it will flip करेगा and this will be reabsorb in this cell। ये इधर वाली अपन सेल बना देते हैं यहाँ पे। so this is the cell again, this cell आपकी, ये इसके साथ नहीं है, अलग लेयर है ना, ये luminal part है, ये मैं basolateral में। so यहाँ से क्या absorb हो गया? सोडियम पोटेशियम and chloride, 2 chloride। name of this transporter is sodium potassium 2 chloride co transporter। all the drug which is come under loop diuretics will block this transporter। जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, जितनी भी ड्रग्स आप पढ़ते हैं लूप डायरेटिक्स नाम से, वो सारी ड्रग किसको ब्लॉक करती है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है, और उससे आपके पेशेंट में हाई अमाउंट में डायरेटिक्स आपको देखने को मिलता है। So through the sodium potassium 2 chloride transporter, sodium will be absorbed, potassium will be inside the cell, and the chloride will be absorbed. On this basolateral membrane, here we have sodium potassium AT-phases pump, sodium potassium AT-phases pump, and chloride channel। The function of this pump is again reabsorb the 2 sodium, sorry not reabsorb, throughout the 2 sodium, and सेल के अंदर कितने पोटेशियम आ जाएंगे आपके? 3 पोटेशियम इन द सेल, 2 सोडियम आउट द सेल। ये पंप का काम है। पंप क्या करता है? 2 पोटेशियम को सेल से बाहर, सॉरी सोडियम को बाहर निकालता है, पोटेशियम 3 को अंदर लेके आता है। अब अगर आप देखें, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोराइड भी इस चैनल के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो आपका क्लोराइड का ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो गया, सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस सेल के अंदर इधर से भी कौन आ रहा है? पोटेशियम आ रहा है, और इधर से भी कौन आ रहा है? पोटेशियम। क्लोराइड और सोडियम तो बाहर चले, इधर से आए उधर चले गए, लेकिन अंदर कौन बच गया? पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम। वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेशियम विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल, and when a cell is having excess of potassium inside the cell, we know that most evident potassium will be present inside the cell, but अगर उससे भी ज्यादा हो गया, जितना चाहिए उससे भी क्या है? ज्यादा। if cell is having more than normal potassium, then cell is having the special potassium leaky channels। सेल के पास क्या होता है? अपने पोटेशियम लीकी चैनल होता है। थ्रू दैट द सेल कैन इजीली लीक आउट द पोटेशियम इनटू द ल्यूमन। सो सेल क्या करेगी? इनके लीकी चैनल होंगे इस ल्यूमिनल साइट पे। सो हियर वी हैव द लीकी पोटेशियम चैनल। ये क्या है आपके? लीकी पोटेशियम channel। through this leaky potassium channel, now this potassium will be transported again from cell to the lumen। सारा पोटेशियम वापस यहाँ से जो एक्सेस है वो कहाँ जाएगा? ल्यूमन में जाएगा। इट मींस ये जो पोटेशियम यहाँ से आया था, ये इधर जाएगा, इसमें जाएगा, वापस इधर आएगा, इधर चलता रहेगा, यानी ये ऐसे रिसाइकल, इसका साइक्लिंग ऐसे चलता रहेगा, और उसकी हेल्प से कौन ऑब्जर्व हो जाएगा? आपका सोडियम एंड क्लोराइड आपके ऑब्जर्व होते रहेंगे। इससे एक और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है वो भी समझते हैं। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में क्या है? पोटेशियम, एंड पोटेशियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। सो इस ल्यूमन का चार्ज भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में क्या है यहाँ पे? पोटेशियम है। व्हेन द ल्यूमन चार्ज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव, और पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। उससे बेनिफिट क्या होगा? देखो आप, व्हेन दिस फिल्ट्रेट इज मूविंग हियर, इन दिस फिल्ट्रेट वी हैव कैल्शियम, इन दिस फिल्ट्रेट वी हैव द मैग्नीशियम, एंड दे आर हाईली पॉजिटिव के टाइम, इनके पास क्या है? बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। सो जब ये यहां से आगे मूव करेंगे, यहां पहुंचने के बाद ये हाईली पॉजिटिव ल्यूमन चार्ज बोलेगा कि आपको हमारे पास में नहीं आना है, we already fully loaded with positive charge, no need of your positive charge here। अब ये बेचारे कहां जाएंगे? फ्लूइड तो इधर भेज रहा है, ये मना करा नहीं है। सो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या होंगे? the gap which is present between two cell, that is known as, two cell के बीच में गैप कौन सा? जब दो सेल के बीच से एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैं? अरे वो तो इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन एंड एक होता है ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन। सो पैरासेलुलर इज बिटवीन टू सेल्स, पैरासेलुलर। सो ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, ये क्या होंगे? थ्रू दिस गैप ये आपके क्या हो जाएंगे? सेल के अंदर एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे। तो इस पॉजिटिविटी चार्ज का एक और बेनिफिट क्या हो गया कि आपके इस ल्यूमन से कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एब्जॉर्प्शन हो गया, वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे। सो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया। जब हम आगे पढ़ेंगे कि जो भी हम डायरेटिक्स पढ़ते हैं, डायरेटिक्स देते हैं जिसके अंदर ये पोटेशियम का अमाउंट कम करने वाली डायरेटिक्स है, अगर पोटेशियम इसको ब्लॉक करती है तो पोटेशियम यहाँ पे नहीं आएगा, और जब पोटेशियम नहीं आएगा तो यूरिन के अंदर आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसको हम आगे साइड इफेक्ट पढ़ेंगे। आपके जो लूप डायरेटिक्स का कॉमन साइड इफेक्ट होता है हाइपर कैल्शियम एंड हाइपर सॉरी हाइपोकैल्शियम एंड हाइपोमैग्नीशियम, एंड यूरिन के अंदर क्या मिलेगा? हाई अमाउंट में आपको कैल्शियम एंड मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन योर यूरिन। सो दिस इज मैकेनिज्म व्हिच इज प्रेजेंट एट व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऊपर वाला हमने कहां पढ़ा था? ये सारा किसमें पढ़ा था हमने? पीसीटी वाले पार्ट में। दिस इज इन पीसीटी। और ये कहां है? थिक लूप ऑफ हेनले, याद रहेगा। सो ये हो गया पार्ट 2, और यहां पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है नियर बाय 25%। रिमेनिंग कितना बचा? 10%। 90% हो गया, पीछे कितना बचा? 10%। 10% का आगे जाके क्या होगा वो हम आगे पढ़ते हैं।
मूव करें. So name of this transporter is sodium potassium 2 chloride co-transporter, which is responsible for the absorption of sodium potassium and 2 chloride co-transporter. ये ट्रांसपोर्ट करता है. इस सेल की एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि ये पोटेशियम को अंदर लेके जा रहा है, इधर से भी पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो सेल के अंदर क्या होगा, हाई अमाउंट में पोटेशियम. पोटेशियम सेल क्या करेगी, अपने लीकी चैनल को ओपन करेगी और पोटेशियम को कहां भेज देगी, ल्यूमन में. उसकी वजह से ल्यूमन का चार्ज क्या हो जाएगा, हाईली पॉजिटिव. एंड बिकॉज ऑफ दिस हाईली पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विल बी नॉट एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन, दे विल बी एब्जॉर्ब थ्रू द बिटवीन सेल, जो स्पेस है वहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर है. मूव करें. नेक्स्ट आगे मूव करें. The next on the distal collective tubule DCT part. So here one more cell, epithelial cells of this lumen, and this is the very important thing जो आपको समझनी है. यहाँ पे बनाना है. अरे तो बोलो फिर, आप यस कर देते हो आगे जाने के लिए, तो यही बनाना है. कल जाएंगे और घर पे अपने आप से बनाएंगे, जहां पे डाउट लगे लेके आना है वापस. लिख लिया. पेरासेलुलर, पेरा PARA, पेरासेलुलर. थ्रू द सेल ट्रांससेलुलर, बिटवीन द टू सेल पेरासेलुलर. मूव करें. सो आपकी बुक के अंदर आप जाओगे तो वहां पे मुझे नहीं पता है क्या लिखा हुआ है, और सिर्फ थ्योरी लिखी होगी, और यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी हो गया, उसमें भी कोई थ्योरी नहीं था. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होने वाला है, उसमें भी कोई थ्योरी नहीं है. और आगे हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशंस, वहां भी कोई थ्योरी, उसमें तो कुछ है भी नहीं वैसे. हाँ, सभी पोटेशियम वापस सेल में जाएगा नहीं. यहाँ पे इधर से क्या आ रहा है, पोटेशियम आया ऊपर से, अब जो आपका फिल्टर होके पोटेशियम यहाँ पहुंचा. इस ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, पोटेशियम को सेल के अंदर भेजा. इधर से भी आपके सोडियम पोटेशियम एटीपीज हमने अंदर भेजा. उससे क्या हो गया, अंदर हाई अमाउंट में पोटेशियम हो गया. पहले से ही पोटेशियम था यहाँ पे, और उसके बाद इस लीकी चैनल ने और क्या दे दिया, पोटेशियम. तो उससे जो नॉर्मल अमाउंट है उससे ज्यादा हो गया, और उससे इसका चार्ज क्या हो गया, पहले तो न्यूट्रल था लेकिन अब चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव. और उसकी वजह से कौन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आपके कैल्शियम. इसका क्वेश्चन भी पूछा गया पहले कि आपका ल्यूमन के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो दो पाथवे से होता है. एक होता है ये हाईली पॉजिटिव चार्ज इन द ल्यूमन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. एंड दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे जहाँ पे PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन, जो आपकी हेल्प करेगा कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करने के लिए. मूव करें. सो यहाँ पे देयर इज अ ट्रांसपोर्टर व्हिच इज प्रेजेंट हियर. इट इज आल्सो ए को ट्रांसपोर्टर और सिंपोर्ट. So this transporter is known as sodium chloride co-transporter. सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जो हम आगे पढ़ेंगे थियाजाइड लाइक डायूरेटिक्स. थियाजाइड जो आती है, दैट ड्रग विल बाइंड ऑन दिस ट्रांसपोर्टर. थियाजाइड लाइक डायूरेटिक्स विल बाइंड ऑन दिस ट्रांसपोर्टर. सो इसका काम क्या है, इट विल एब्जॉर्ब द सोडियम एज वेल एज एब्जॉर्ब द कैल्शियम, सॉरी क्लोराइड. यहां से क्या करवाएगा, ये क्लोराइड को एब्जॉर्ब कराएगा, उसके साथ में सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा. And here in this membrane, here we have again the sodium potassium 80 phases pump. So through this pump, sodium will be moved out, 2 sodium will be moved out, and in replace of 3 potassium will be moved into the cell. Next, there is a receptor which is present here. This is an PTH receptor, parathyroid hormone receptor. And this PTH receptor, जब आपका PTH हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड. ये हार्मोन आएगा, इस पे बाइंड होगा, इसको स्टिमुलेट करेगा. तो ये PTH रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा, इस ल्यूमन के ऊपर एक स्पेशल कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम ट्रांसपोर्टर है, इसको स्टिमुलेट करेगा और इसके थ्रू किसको एब्जॉर्ब कराएगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा. ये कैल्शियम जो है यहाँ पे एक स्पेशल अगेन चैनल है. दिस इज द चैनल. ये चैनल क्या करता है, कैल्शियम को अंदर लेता है और उसके बदले में क्या देता है, सोडियम सेल के अंदर देता है. और ये सोडियम वापस इसके थ्रू वापस बाहर चला जाएगा, तो सोडियम यहाँ पे रिसाइकिल होगा और उससे कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपका कैल्शियम. तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के दो मैकेनिज्म. पहला मैकेनिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दूसरा मैकेनिज्म क्या है, विद द हेल्प ऑफ PTH पैराथायरॉइड हार्मोन इट रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस ल्यूमिन. और ये सारा काम करने के लिए कौन है, ये कौन सा ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटेशियम, सॉरी सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर. एंड नाउ द नेक्स्ट, हियर वी हैव द स्पेशलाइज्ड P cell, or which is known as principal cell, with the influence of aldosterone hormone, जो कल पढ़ाया था मैंने. With the help of aldosterone hormone, this P cell or principal cell will be stimulated and they will reabsorb
अगेन सोडियम, 2 सोडियम एंड दे विल गिव 3 पोटेशियम इन द ल्यूमन। और ये कौन करा रहा है सारा काम? एल्डोस्टेरॉन। टिल ये जो आपका सिंपोर्ट है या को ट्रांसपोर्टर है ये है, ये दोनों मिलकर नियर बाई कितना यहाँ पे आपका फील्ड एब्जॉर्प्शन करा देंगे, इसमें से कितना हो जाएगा? लिखा था मैंने, पीसीएल तक कितना होता है? 6 to 8%। so 6 to 8% will be reabsorbed by these two mechanism। पीछे कितना बच गया यहाँ पे? 2 to 4% आपका आगे यहाँ पे आएगा। सो ये है मैकेनिज्म नंबर थर्ड। और लास्ट में फिल्ट्रेट कितना बच गया? ओनली 2 to 4% जो है वो रिमेनिंग बचता है यहाँ पे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस नेफ्रॉन, here we have specialized epithelium cell which is having receptor for ADH। in the presence of ADH, if body required then they will reabsorb the water, if body not required then they will not reabsorb the water। so ये पार्ट सिर्फ किसके कहने पे काम करता है? ADH। और यहाँ से किसका absorption करा देगा ये? water H2O। and ये कराता है 1 to 3% and 1% will be excreted out as the urine। this is whole theory about the renal tubular reabsorption in one slide। क्लियर है? वो करें। तो याद रखें आप लोग जो है थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं देने वाले कोई भी, स्पेसिफिकली जो नए आए हैं जिन्होंने अभी कॉलेज लाइफ खत्म करके यहाँ पहुंचे हैं जस्ट, वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चल रहा है, कहाँ सोडियम कहाँ जा रहा है, क्लोराइड का पता नहीं क्या हो रहा है, सोडियम क्या हो रहा है। तो ये सोडियम क्लोराइड पोटेशियम जो भी हो रहे हैं ये आपके एग्जाम में भी ऐसे ही होंगे। अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम में भी अगर ऐसा लिख देते तो शायद आप यूनिवर्सिटी टॉप करते। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी फेल नहीं होता अगर ऐसा कभी लिखता, बट उस टाइम आता नहीं था। बट अभी मुझे ये सब क्या करना पड़ा, कॉन्सेप्ट सारे सीखने पड़े। और आपको भी ये फील होगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो ये फील ना हो उससे पहले क्या कर लो, सब कुछ लर्न कर ले। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट बना के सीखोगे उतना ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा, और जितना रटने की कोशिश करोगे बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। तो रटना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ समझना है। और देखो कुछ मैंने भी नहीं रटा हुआ है, कुछ नहीं रटा हुआ है, चल रहा है, देखो ऐसे सीरीज चलती रहती है, आपको आता जाता है आगे आगे। अब आगे क्या हो गया? यूरिन बन गया। अब हमें एक पॉइंट से रह गया जो क्या ऐड करना है? ट्यूबुलर सिक्रेशंस। कौन बताएगा आप मुझे? हाँ। कल आए थे पिलर के पास में आप? आए थे कल? आए थे? खड़े तो हो देखे। कल आए थे? समझ आ रहा है? फिर इतना उदास क्यों हो रहे हो? स्माइल रखो, पढ़ना है। देखो भाई मैं हमेशा ये काम, तो एक बात जो बोलता रहता हूँ कि जब काम करना ही है, अब उसको चाहे रोके करो या हंस के करो पर करना ही है, तो कौन सा अच्छा है? जब रोके भी करना ही है तो फिर क्यों करना है? फिर हंस के, या तो रोने से नहीं करना पड़े तो फिर बात अलग है, रोना भी है फिर भी काम करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा फिर हंस के ही करो, क्यों रोना है? सो इसीलिए कल हमने पढ़ा था ट्यूबुलर, जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, कौन सा टाइप का वेसल्स, दो टाइप की वेसल्स बताई थी मैंने आपको, एक थी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, एक था वासा रेक्टा। याद है दोनों? पता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का मतलब? अरे उनको खड़ा इसलिए तो किया है मैंने, उनको भी कुछ बोलने दो। नाम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज रटना ही नहीं है, नाम आते ही वैसे आ जाएगा। पेरी का मतलब अराउंड, लिपटी हुई, किसके अराउंड? डेप्रोन के अराउंड लिपटी हुई, उसको हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। एंड वासा रेक्टा, वासा मींस होता है, वासा मींस होता है वेसल, रेक्टा का मींस होता है स्ट्रेट, सीधा। सो वाजा रेक्टा ऐसे सीधा होता है, इसलिए उसका नाम इसलिए रखा गया वाजा रेक्टा। वाजा मींस वेसल, रेक्टा मींस सीधा, स्ट्रेट। तो कौन से टाइप का इन दोनों में से अगला जो प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रेशंस, वो कंडक्ट करवाएगा? पेट्यूबुलर कैपिलरीज करेगी या वाजा रेक्टा करेगा? अरे उनको बोलने दो। टाइप ए और टाइप बी। ए मतलब ट्यूबुलर कैपिलरीज पेट्यूबुलर, और बी मतलब वाजा रेक्टा। कौन सा करेगा? वाजा रेक्टा, पेट्यूबुलर। कल लिखा था हमने पेट्यूबुलर कैपिलरीज का काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। और हम भी क्या पढ़ रहे हैं, तो कहीं तो वो हेल्प करती है। सो उसका काम होता है, नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे, वो है ट्यूबुलर सिक्रेशंस। चले, ये हो गया, मूव करें। इसमें कुछ लिखा है क्या, देख लें एक बार। ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब बाय ट्यूब, ये बस बुक में इतना ही लिखा था, मैंने ये देखा भी था, इतना ही लिखा है बुक में भी, फिर मैंने बुक बंद कर दी क्योंकि इसका इतना पढ़ा क्या करूंगा मैं। नेक्स्ट क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशंस। सर हमारे लिए तो ये दो लाइन ही इंपॉर्टेंट है, लिखना इनको है सर, ये तो लिखने दो। इतना बता, मैंने भी तो लिखा है 100% ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन दिखाया बना बता के, वो नहीं इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट। तो लिखो। थर्ड प्रोसेस दैट इज ट्यूबुलर
secretions. So हमने देखा the porine size in the filtration membrane is very narrow, only the 20 to 30 nanometer is there, and because of that small size of porins, the large molecules which is not required for our body is not filtered in this filtrate, like the drugs, toxic drugs, various metabolic waste like urea, uric acid and other large molecules जो भी है वो सारे यहाँ पे फिल्टर नहीं होंगे, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवली ब्लड से रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा और वो यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट किए जाएंगे. सो थर्ड प्रोसेस का यही रोल है. द लार्ज मॉलिक्यूल व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी विल बी एक्टिवली सीक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स व्हिच इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज टू द renal tubules. This process is known as tubular secretions. So next third process start करें. चलिए नेक्स्ट जो थर्ड है उसमें क्या है, हमारे बोर्ड पे आ जाओ आप तो वापस. आप लोगों को कौन सा ये व्हाइट बोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, पीछे वाली स्लाइड अच्छी ज्यादा लगती है? हाँ वो तो ऊपर से बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इसी पे पढ़ा रहा हूं मैं. हाँ क्या पढ़ा रहे थे हम, ट्यूबुलर सिक्रेशंस. सो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, कुछ भी नहीं है. इट्स एन एफ्रॉन जो हम इतनी देर से बना रहे हैं, आप लोग भी बना बना के पूरा सीखे. यहाँ पे नाउ दिस इज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ये क्या आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. सो द लार्ज मॉलिक्यूल्स like drugs, toxin, various hormones and other molecules which is not required in our body and which is not filtered here. जो large size के molecule होंगे वो यहाँ filter नहीं होंगे, so वो यहाँ से सीधा कहाँ जाएंगे, आगे. Now when they reach here, this peritubular capillary actively secrete them into the renal tubules. ये कैपिलरीज क्या कर देगी, इसको renal tubules में एक्टिवली डाल देगी इसके अंदर, और वो यहाँ से किसके थ्रू, यूरिन में मिक्स होकर बॉडी से आउट हो जाएंगे. सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्यूबुलर सिक्रेशंस. एक्टिवली होने का मतलब एनर्जी लगेगी, एटीपी चाहिए, ये से जो वेसल्स है वो एनर्जी यूज करेगी और डायरेक्टली इनको किसमें ट्रांसफर कर देगी, renal tubules के अंदर. सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्यूबुलर सिक्रेशंस. क्लियर, कंप्लीट. थर्ड प्रोसेस, वेसल्स याद रखनी है, कौन सी वेसल्स करवाती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. हाँ बनाओ तो बनाए, नहीं तो बनाओ, ऐसे ऐसे बना दो. अरे अब इतनी बार बना दिया, उसको भी देख के वापस बनाओगे. कहीं से कहीं भी ले जा सकते हो, फिक्स नहीं कि ऐसे ही बनाना है, 4 महीने ऐसे लगाए वैसे लगाना है, किधर भी कहीं भी ले जाओ, कुछ नहीं होगा उससे. Tubular secretions, in this phase the large molecules like hydrogen ion, bile, salt, potassium, ammonium, urea, creatinine, toxin and drugs will be actively secreted into the your renal tubules. हो गया. So tubular secretions is the transfer of material from the blood into the glomerular filtrate. blood से किसमें डालना, glomerular filtrates में. और कौन सी वेसल्स करती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. The next one is substances के नाम, हाइड्रोजन आयन, बाइल, साल्ट, पोटेशियम, अमोनियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, टॉक्सिन्स, सम ड्रग्स, ये सारे सब्सटेंस यहाँ से आउट कर दिए जाएंगे. नाउ वी कंप्लीटेड द renal physiology और the urine formation. If you have any doubt you can ask, otherwise we will move on the next few pressures जो किडनी के हैं वो हम बात करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर. लिख दिया, मूव करें. टेस्ट के अंदर ये सारा पढ़ के आना है, बेसिक जो भी पढ़ाया उसके साथ साथ में पूरा फिजियोलॉजी है किडनी का वो सारा पढ़ना है. यहाँ पे किडनी जो है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया, हमने किडनी का एनाटॉमी पढ़ा, देन उसके बाद किडनी का अंदर जो नेफ्रॉन है उसको पढ़ा, रास सिस्टम पढ़ लिया, उसके अलावा हमने ये यूरिनल फिजियोलॉजी पढ़ लिया. इसके बाद आएगा यूरेटर, यूरिथ्रा और ब्लैडर, 3 ऑर्गन है वो पढ़ेंगे. देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, वाटर बैलेंस, वाटर रेगुलेशन कैसे होता है सारा. ठीक लिया. द नेक्स्ट इज ओके, क्वेश्चन था व्हिच पेयर ऑफ रिब फ्रैक्चर लीड टू डैमेज टू द किडनी. मैंने रात नाइट में ही पढ़ा था ये कहीं पे.
कौन सा रिब का पेयर जो है फ्रैक्चर होने से किडनी डैमेज हो सकता है? ऑप्शंस थे उसमें 7, 8, 9, 10, दो दो साथ में थी, 7 और 8, 9 और 10, 11 और 12 एंड 5 एंड 6। विच पेयर ब्रेक जो फ्रैक्चर होता है अगर किसी रिब पेयर में, तो कौन से पेयर पे ब्रेक होने से किडनी डैमेज हो सकता है? विच पेयर? सो ये चीजें जो है हम लोग क्या आंसर सोचते रहते हैं, गलत करते हैं। क्लास मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो आपको मैंने लिखा या नहीं लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका आंसर कहीं ना कहीं है उसमें, आपको लिखा हुआ उसमें। अगर आपको किडनी का लोकेशन पता है, किडनी इज लोकेटेड बिटवीन T12 टू L3। सो T12 का मतलब थोरेसिक 12 वर्टिब्रा, और उसी से तो जुड़ा होगा आपका, वही तो होगा आसपास। तो इतना वो सोचना नहीं है, कहीं ना कहीं वो इंप्लीमेंट वहीं से होगा जो हमने लिखा है, बस हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं एमसीक्यू में। हम ये सोच रहे हैं ये तो बताया नहीं था, लोकेशन तो था पर ये नहीं था। सो आंसर इज 11 एंड 12। रिब फ्रैक्चर होता है तो उससे किडनी डैमेज होने के हाईएस्ट चांस होते हैं 11 एंड 12 रिब फ्रैक्चर होने के। चलिए नेक्स्ट, प्रेशर एट किडनी। तो आई थिंक सारे प्रेशर तो मैंने बता दिए, अब आपका ही काम है, मेरा काम कुछ रहा नहीं। कौन कौन से प्रेशर्स लिखे हुए यहाँ पे देखो। फर्स्ट प्रेशर लिखा है द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेशर, जो हमने चिल्ला चिल्ला के इतनी बार बोला आपको, हाईएस्ट प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का बॉडी के अंदर, और ये होता है 50 टू 70 mm ऑफ एचजी, और नॉर्मल एवरेज जो है वो है आपका 60। और ये क्यों हाईएस्ट होता है इसका रीजन भी आपको बहुत बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज इन बोथ साइड वी हैव द आर्टेरियोल्स। नॉर्मली एक तरफ आर्टरी होती है एक तरफ वेन होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में क्या है, आर्टेरियोल्स है, और उसकी वजह से सबसे हाईएस्ट प्रेशर आपको देखने को मिलेगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर इन द बॉडी। सो ये एमसीक्यू भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द हाईएस्ट कैपिलरी प्रेशर इन बॉडी, दैट इज 50 टू 70 mm ऑफ एचजी, और एवरेज की बात करें तो 60 mm ऑफ एचजी। तो आप कोई भी अगली बार आपसे पूछे तो बता सकते हैं आप इसका रीजन। अगर नॉर्मल कैपिलरीज की बात करें बॉडी में अदर, तो वहां पे होता है 25 टू 35 mm ऑफ एचजी। कैपिलरीज प्रेशर एल्सवेयर इन बॉडी इज 25 टू 30 mm ऑफ एचजी। तो हमारी बॉडी के अंदर रेनल कैपिलरीज जो आपकी है वहां पे सबसे हाईएस्ट है, अदर पार्ट में 25 टू 30। तो इसका जस्ट डबल होता है किडनी के अंदर। नेक्स्ट, प्रेशर इन बोमन्स कैप्सुलर स्पेस। जो बोमन्स कैप्सूल होता है वहां पे हमने भी लिखा था दैट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, उसी की बात कर रहे हैं। कितना लगेगा वहां पे 55, 30, 15, वो सारों को जब हम एवरेज करेंगे तो लास्ट प्रेशर कितना आएगा 10 mm ऑफ एचजी। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमन्स अभी लिखा था एचसीपी, सॉरी सीएचपी, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दैट इज 15 mm ऑफ एचजी। तो ये सारे प्रेशर्स को एक जगह लिखा हुआ है ताकि आप कभी पढ़े तो आप एक साथ इनको पढ़ सकते हैं एक साथ। क्लियर है? नेक्स्ट, हटा दे। ऑन्कोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्लाज्मा, जो हमने BCOP लिखा था, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज नियर बाई 30 mm ऑफ एचजी। और ये वापस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ऑलरेडी लिख दिया आपने, वापस नहीं लिखना है। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया था। सो ये है आपका 125 डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी 12.5 ml पर mm ऑफ एचजी, जो हम निकाल दिया ऑलरेडी। तो ये वापस नहीं लिखना, ये जो लिख दिया आपने ऑलरेडी, तो ये पूरी स्लाइड लिख दी आपने वैसे ही पहले। डायरेटिक्स का क्वेश्चन था अभी कुछ मेंस के अंदर भी, डायरेटिक्स का क्वेश्चन आया था कुछ, साइड इफेक्ट कुछ पूछा था, नहीं आया था? आया था कुछ? कौन सी डायरेटिक्स? लूप डायरेटिक्स, फ्लूसेमाइड, लेसिक्स है, फ्लूसेमाइड का पूछा था। इन द एंड ऑफ द सिस्टम, जब ये सिस्टम एंड होगा तब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायरेटिक्स, टोटल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। देख लिया? नीचे वाला तो लिखा पहले ही, वापस नहीं लिखना है दो दो बार। अरे तो यहाँ पे हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, किडनी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। यस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट
तो अपना, नहीं तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स, दैट इज यूरेटर। समझ में आ रहा है? यस और नो? उसको इंप्लीमेंट करना है एमसीक्यू के अंदर। एक बार एमसीक्यू सोल्व करके देखो, क्या पता इधर वाला उसमें इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा हो, फिर एमसीक्यू में नहीं हो रहा तो लेके आओ, एमसीक्यू भी पढ़ा करो, सोल्व किया करो, एमसीक्यू साथ में प्रैक्टिस किया करो। पेनल सिस्टम का एनाटॉमी निकाला, उसका एमसीक्यू पढ़ो, फिर देखो कि जो हम पढ़ रहे हैं वही है या वहां कुछ और है, यहाँ कुछ और है। यस, चले आगे। नेक्स्ट यूरेटर। सो हमने ऑलरेडी बनाया था स्टार्टिंग में भी, याद होगा आपको, किडनी और बीन्स है किडनी, देन किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सो दिस इज द किडनी एंड दिस इज द यूरेटर। यूरेटर, it is the tube like structure which is present between your kidney and bladder, kidney and bladder। so इस tube like structures की बात करते हैं। the ureter are about 25 to 30 centimeter, यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 25 to 30 centimeter and diameter is 1 to 10 mm, 1 to 10 mm जो है इसका ये डायमीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो कभी कभी पूछ देते हैं कि कितने mm का स्टोन जो है वो स्पॉन्टेनियसली बॉडी से आउट हो सकता है। which size of stone spontaneously excreted out from kidney not from bladder, किडनी से कितने साइज का स्टोन जो है स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली बॉडी से आउट किया जा सकता है? 4 to 5 और कुछ 3 to 8, 1 mm। ओके, एक पर्सन था, वो मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्ञाता था, ज्ञानी था मैथ्स में बहुत ज्यादा। सो वो कहीं जा रहा था अपनी फैमिली के साथ में, उसकी फैमिली में वो सेल्फ और उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे। रास्ते में क्या हुआ, एक रिवर आ गया, पैदल पैदल जा रहा था। सो रास्ते में क्या मिला, एक रिवर, ऐसे ही होता रिवर। सो उसने क्या किया, अपने फैमिली वालों को बोला कि तुम सब लोग यहाँ बैठ जाओ, 3 बच्चे वाइफ उनको वहां बिठा दिया, और उसने क्या किया, पैरामीटर वो जो मेजरमेंट करने वाला है उसने ऐसे लिया, उसने देखा यहाँ से कितना है 1 फीट, यहाँ से 2 फीट, 3, जो डेप्थ है अंदर कितना डीप है, पानी कितना है, ऐसे निकाला उसने 4 5 6 जो भी निकला, इधर वापस 1 2 ऐसे आया। उसके बाद उसने क्या किया, इस सब का एक एवरेज निकाला, क्योंकि मैथमेटिशियन है तो अपना दिमाग तो लगाएगा। उसने निकाला ऐसे, और एवरेज निकालने के बाद उसने देखा कि जो एवरेज डेप्थ आ रही है वो आ रही है 3 फीट। फिर उसने क्या किया, अपनी फैमिली मेंबर का उसने हाइट चेक किया, तो उसने देखा कि बच्चों की भी हाइट 3 फीट से ज्यादा है, और हस्बैंड वाइफ की तो 3 फीट से ज्यादा ही होगी, सबकी हाइट 3 फीट से क्या है, ज्यादा है। तो उसने बोला निकलो चलो, कुछ नहीं होगा, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। सो यहाँ पे पहुंचे, 1 फीट पे कुछ नहीं हुआ, 2 फीट पे कुछ नहीं हुआ, 3 फीट पे कुछ नहीं हुआ। जब 4 फीट पे पहुंचे तो बच्चे सारे बह गए, 5 फीट पे पहुंचे तो वाइफ बह गई, क्योंकि वो भी 4.5 फीट की थी। फिर बाद में जब ये यहाँ पहुंचा तो इसने पीछे देखा, तो सिर्फ पीछे ये खुद ही खड़ा था अकेला, बाकी सारे क्या हो गए, पानी में बह गए। फिर उसने फिर मैथमेटिक लगाई कि ये कैसे पॉसिबल है। उसने वापस क्या किया, फिर मेजरमेंट किया, और फिर निकाला वापस एवरेज, और फिर कितना आया 3 फीट। तो उसने बात, फिर उसका दिमाग यही निकाल रहा है, एवरेज निकाल रहा है, चल नहीं रहा है। फिर उसने बोला कि मैथ्स का हिसाब झोंका क्यों, फिर कुनबा पूरा डूबा क्यों। वो आज दिन तक मिस्ट्री है, कुनबा मतलब होता है फैमिली, कि मेरा हिसाब अभी भी परफेक्ट है, कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली डूब क्यों गई, ऐसा क्या हुआ। सो मैथ्स के हिसाब से वो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा इसके हिसाब से भी सोचना होता है। वही चीज यहाँ पे है जो मैं पूछ रहा था आपसे, कि ये यूरेटर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक जगह पे तो है 10 mm का, एक कोई किसी एक पार्ट पे 1 mm का, किसी एक पार्ट पे 2 mm का, किसी एक पार्ट पे 5 mm का। सो क्वेश्चन के आगे एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ स्टोन कैन बी इजीली पास फ्रॉम द यूरेटर। तो भाई 1 mm से छोटा होगा वही तो 1 mm वाले पार्ट से निकल पाएगा। अगर 1 mm से बड़ा है, लाइक 2 mm का है, 3 mm का है, 5 mm, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ 1 mm पे जब पहुंचेगा तो अटक जाएगा इधर, और फिर होगा सीवियर टाइप का कोलिकी नेचर का पेन, होगा नहीं हो। सो इसलिए स्मॉलेस्ट साइज ऑफ स्टोन स्पॉन्टेनियसली आउट हो सकती है, वो 1 mm से बड़ा नहीं हो सकता है, इट इज 1 mm और लेस देन 1 mm। किडनी से यूरेटर, हम ब्लेडर की बात नहीं कर रहे, ब्लेडर से अलग कंडीशन है, किडनी से 1 mm से बड़ा स्टोन बाहर नहीं आता। उसका रीजन क्या है, वो कहां अटक जाएगा, यूरेटर के अंदर, क्योंकि यूरेटर का डायमीटर कितना है 1 to 10 mm, स्मॉलेस्ट इज 1 mm, तो इससे तो बड़ा जाने का चांसेस आगे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज द लेयर्स। सो यहाँ पे 3 लेयर्स है, जब हम यूरेटर की बात करते हैं, जैसे एक यूरेटर का सेक्शन है तो ये 3 लेयर आपने बना दी। ये इनर मोस्ट है, मिडल एंड आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट लेयर होती है, इट इज एन म्यूकोजल लाइनिंग, म्यूकोजा ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो आपको देखने को मिलते हैं, और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये किसी भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं करती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी
सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसीलिए एक बार किडनी से यूरिन बाहर आ गया सब्सटेंस तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो यूरिन ही रहेगा। इन ब्लैडर इट इज आल्सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सो ब्लैडर वॉल आल्सो नॉट एब्जॉर्ब एनी मॉलिक्यूल, तो ये कभी भी एब्जॉर्प्शन इसके आगे जाने के बाद पॉसिबल, यूरिन किडनी से जो बाहर निकल गया वो यूरिन ही होगा, उसके बाद किसी तरह का कोई भी एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा। द नेक्स्ट पार्ट इज मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो ये मिडिल लेयर है, दिस इज द मिडिल लेयर, इट इज द म्यूकोसा मस्कुलरिस लेयर। यहां से क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में या कभी कभी आता है, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट सर्जिकल इंपॉर्टेंस। जब भी हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के अंदर किसी भी वेसल्स को कट, अगर आप इंग्यूनल या पेल्विक रीजन में सर्जरी कर रहे हैं, सो बिफोर कटिंग एनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यू हैव टू वेरीफाई कि इट इज ब्लड, इट इज यूरेटर और इट इज द ब्लड वेसल्स। कट करने से पहले ये वेरीफाई करना होगा, नहीं तो कभी कभी ब्लड वेसल की जगह क्या कट जाता है, यूरेटर कट जाता है, प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस इज यूरेटर और दिस इज द ब्लड वेसल, कैसे पता चलेगा? कलर इज नॉट स्पेसिफाइड, कलर से आइडेंटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। यस, क्या बोल रहे हैं पीछे? कलर मैंने बोल दिया, कलर से पॉसिबल नहीं है, कलर सब लाल ही होता है। एक्सटेंशन, सो सर्जिकल मैनेजमेंट जब आप कर रहे हो और आपको यूरेटर आइडेंटिफाई करना है तो सर्जन क्या करेगा, उस जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा स्टिमुलेट करेगा, जो कोटरी है उसे ऐसे टच करके उसको मूव करेगा, एंड जब हम मूव करेंगे तो जो मस्कुलर लेयर है वो सडनली क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पेरिस्टाल्सिस जनरेट करेगी, और पेरिस्टाल्सिस वेसल में नहीं होता है, पेरिस्टाल्सिस सिर्फ किस में होगा, यूरेटर में होगा। सो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूरेटर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट होता है कि आप चाहे पैर को ऊपर करके भी सो जाओ, पैर ऊपर और हेड डाउन पोजीशन है, स्टिल यूरिन कैन फ्लो फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। उस सिचुएशन में यूरिन कहां से कहां जाएगा, किडनी से ब्लैडर में ही जाएगा, उल्टे हो गए तो भी ऐसा नहीं होगा, उल्टे हो गए तो उल्टा आएगा, ब्लैडर से किडनी में आ रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। और उसका रीजन भी क्या है, द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर कॉन्स्टेंटली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हैं और उसे यूरिन को हमेशा आगे की तरफ भेजेंगे, और उससे आपका यूरिन किडनी से हमेशा किधर जाएगा, ब्लैडर में जाएगा। सो ये भी याद रखना है, कभी कभी हम ज्यादा दिमाग लगा सोचने लग जाते हैं उल्टा हो गया तो उल्टा जाएगा इधर। उल्टा कब जाएगा, जब कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है कि लाइक यूरेथ्रा ब्लॉक हो गया, ब्लैडर यूरिन पास नहीं कर रहा है, पुल भर गया, तो फिर वो बेक फ्लो हो सकता है, नॉर्मली कभी भी बेक फ्लो नहीं होता। एंड outermost layer is a tough membrane which is alveolar connective tissue membrane, outermost layer adventitia. So these are the three layer of ureter. Clear? Ureter हो गया। Next, function of ureter, what is the function? So simple सा, ureter का काम एक ही है, वो है यूरिन को किडनी से ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट करना। So it is a transportation. Ureter transport urine from the renal pelvis of the kidney to the urinary bladder. Peristalsis contraction in muscle layer push urine toward the bladder. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ग्रेविटी आल्सो कंट्रीब्यूट, ग्रेविटी हेल्प करती है, बट इट नॉट मीन दैट कि यूरिन सिर्फ ग्रेविटी से ही ऊपर से नीचे आता है, अगर ग्रेविटी नहीं है फिर भी यूरिन किधर आएगा, ऊपर से नीचे ही आएगा। लिख लिया? सो दिस इज द यूरेटर, ये सारा है आपका किसके बारे में, यूरेटर। नेक्स्ट, वो करें। द नेक्स्ट वन इज थर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज ब्लैडर, यूरिनरी। अरे इतना क्या टाइम लगा रहे हो, ब्लैडर भी पढ़ना है आज ही, और एक लाइन का यूरेथ्रा भी है, कल से हम स्टार्ट करेंगे अदर पार्ट्स जो है इसका, टेस्ट के लिए पढ़ के आना है पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। सो दिस इज द यूरिनरी सिस्टम के अंदर आपका यूरेटर, नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। वेरी गुड, लिखो आप, शायद पहले मैं छोड़ भी देता, और आप लिखो पहले ब्लैडर पूरा। यूरिनरी ब्लैडर, इट इज आल्सो नोन एज टेम्पररी reservoir of body, also known as temporary. Why it is temporary? Because urine, when you think about urine, it is not a clean thing, it is a waste material, and if you hold waste material for a long time in your body, it will cause infection or any other pathological state. That's why urine cannot be hold for more than 4 hours or 5 hours, 5 घंटे तक कर सकते हो जो क्लास का टाइमिंग है वहां तक, after that you can pass the urine. So this is all about the bladder, we'll discuss later on about this bladder in next class tomorrow. Thank you.